स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करने पर क्या रिटर्न में फर्क पड़ता है? पोर्टफोलियो में 10 से 15 फंड रखने के क्या नुकसान हैं? 22 साल में चाहिए 8 करोड़ रुपए, हर महीने कितना निवेश करने की जरूरत? और फंडनामा में हम जानेंगे इस हफ्ते कि लंबे वक्त के निवेश के लिए लार्ज कैप फंड चुनना बेहतर होगा या फिर मिड कैप फंड। और आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज शो में जुड़ गए हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? शुक्रिया स्वाति, थैंक यू। चलिए यहाँ पे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे प्रसाद जुड़ गए हैं। प्रसाद जी नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरा जो अभी पोर्टफोलियो में 2 म्यूचुअल फंड है, उसमें है SBI मल्टी कैप का है रेगुलर ग्रोथ का, उसका SIP 1000 रुपीज 3 साल से है जी। और बाद में मेरा जो है दूसरा एक्सिस मल्टी कैप फंड है, उसका 2000 का SIP है हर महीने का। तो मुझे मेरा लोन जल्द से जल्द होम लोन जो है 8 लाख का, वो मुझे एक करना है। तो अभी मेरा दोनों मिला के पोर्टफोलियो में अभी 1.25 लाख का हो गया है, 1,25,000 का। जो अभी उसमें रिटर्न्स बताया है SBI रेगुलर मल्टी कैप फंड में मोर देन 40% का है, और एक्सिस का जो है मल्टी कैप उसमें करीबन 29% का है। तो मुझे और कितना बढ़ाना चाहिए कि मैं विद इन द 3 इयर्स में आगे मेरा जो टारगेट है 8 लाख का लोन मुझे नील करना है, मेरा होम लोन। तो मेरी और क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसमें, या फिर और कुछ फंड लेने चाहिए? 8 लाख का लोन आप चुकाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, और इसलिए आपने 3 साल का टारगेट है मेरा। कितने साल का? 3 साल का, अगले 3 सालों में। और ये निवेश जो आपने शुरू किया है वो कितने वक्त पहले किया? उसको अभी ये जो SBI का जो है मेरा म्यूचुअल फंड, उसको 3 साल हो गए हैं। ओके। और उसके बाद में जो एक्सिस का है उसको 2 साल हो गए। दोनों मिला के अभी मेरा पूरा रिटर्न पकड़ के 1.25 लाख रुपए है मेरा अभी। तो आप 5 साल में बेसिकली आपने 5 साल का वक्त लिया था लोन चुकाने के लिए? यस। बताएं मोहित, ये अप्रोच सही है लोन चुकाने के लिए, और कुछ और करने की जरूरत है? इतने से हो जाएगा? क्या करना चाहिए? देखिए, आई थिंक आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपकी लोन की दर क्या है और आपके निवेश पर आपको किस दर से रिटर्न्स आ रहा है। निवेश करना अच्छी बात है, आप SIP कंटिन्यू करिए, और आपकी जो दोनों स्कीम्स हैं वो भी बहुत अच्छी है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह आती है कि आपको अमाउंट कितना बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको 8 लाख की रकम हासिल करनी है। तो 8 लाख अगर मैं मान के चलूं कि आपको 2 साल और हो गए और अगले 5 साल में आपको 8 लाख पूरा करना है, तो तकरीबन आपको 5,500 5 से 6,000 के बीच की SIP करनी पड़ेगी कि आप 8 लाख की रकम को 5 साल में चुका सकें। आने वाले 5 सालों में अगर आपको इसे और क्विक करना है, फास्ट करना है, तो आपको अपने SIP की रकम 5,500 से बढ़ाकर और मेरे ख्याल से कुछ 7,500-8,000 तक ले जानी पड़ेगी। तो वो आप देख लीजिए। एक फाइन बैलेंसिंग होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लोन को भी सीधा चुका सकते हैं। तो इतना ज्यादा भी मत SIP कर दीजिए कि आपकी लोन की किश्तों पे फर्क आने पड़े, और वहां पर भी अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो वो भी एक अच्छा उपाय है। हालांकि आप 12% की रेट को अगर मान के चलें तो मुझे लगता है कि 5 से 7 साल या 5 साल अगर आप 5,500 रुपए का SIP करेंगे तो आप ये लोन चुका पाएंगे, 8 लाख की रकम जमा कर पाएंगे। अभी फिलहाल 3,000 की SIP है। अगर ये बढ़ाते हैं तो इन्हीं 2 फंड्स में बढ़ाएं या फिर कुछ कोई नई स्कीम ऐड करें पोर्टफोलियो में? जी, दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, आप इनमें कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अगर एक नई स्कीम ऐड करना चाहे 2,500 रुपए के हिसाब से, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड ले लीजिए। आप चाहे तो मिलाए लार्ज कैप फंड ले सकते हैं या कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए। आप प्रू ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं। प्रसाद जी। ओके, थैंक यू मैडम। ओके सर, अगला सवाल लेते हैं। दीपक जी हमारे साथ पुणे से जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। दीपक जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते स्वाति जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
मैंने कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किए थे। HDFC में मेरा बैंक अकाउंट है और उनके पास ही कोई तो एक ISA अकाउंट उन्होंने बोला, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज अकाउंट, जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे थे। अच्छा। फ्रॉम से 214 to 290। ओके। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड है और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। तो और 2019 में पेपर्स के थ्रू देखा तो एक ऐप है ET मनी का, तो वो डाउनलोड किया, उसका ये हुआ और वहां पे फिर अपलोड किए हैं मैंने अपने जो इन्वेस्टमेंट हैं। जी। तो वो ऐसा प्रॉम्प्ट करता है कि आप स्विच कर लीजिए उसको और your regular scheme to direct in one tap and earn up to 1.13 1,13,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जी। तो अब आपकी उलझन ये है कि ये करना सही है या नहीं, और अगर प्रॉब्लम ये है जी कि अगर ऐसा करेंगे तो इसको अभी सेल माना जाएगा क्या? सेल मानेंगे तो फिर उसमें क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एब्सोल्युटली। और फिर ये नया इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में है ऐसा लगेगा। अगर सेल नहीं ये तीनों सवालों का जवाब एक्चुअली हाँ में ही है। जी, सब कुछ जो भी आपने बोला उस सबका जवाब हाँ है। क्या आपको स्विच करना चाहिए? हाँ। क्या टैक्स लगेगा? हाँ। क्या इसे सेल माना जाएगा? हाँ। तो देखिए, रेगुलर टू डायरेक्ट का जो स्विच है उसमें आपका एनएवी चेंज हो जाता है स्कीम का, क्योंकि दोनों चाहे एक ही स्कीम के पार्ट है पर दोनों का एनएवी अलग अलग चलता है। डायरेक्ट प्लान्स का एनएवी हायर होता है बिकॉज ऑब्वियसली उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो उसका एनएवी जो है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, रिटर्न्स थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका, तो वहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। साल दर साल ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 80 पैसे से लेकर 1.25% के बीच में, स्कीम टू स्कीम वेरी करता है, पर आपको हर साल कंपाउंडेड तरीके से रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो अब ये आपको देखना है कि आप कितना जल्दी स्विच करना चाहते हैं। आप जितना इसमें डिले करेंगे उतने ही साल आपको रिटर्न कम आता रहेगा, तो कभी ना कभी तो आपको ये स्विच करना ही है। मेरा मानना यह है कि आप जल्द से जल्द इसे स्विच करिए। आप एक बार अपना टैक्स एंगल देख लीजिए कि किस तरह से आपको टैक्स आएगा। टैक्स तो देना ही पड़ेगा, कैपिटल गेन आप चाहे कभी भी स्विच करें, पर जो नया निवेश है, जो नया इन्वेस्टमेंट है, उसे डेफिनेटली डायरेक्ट प्लान्स में ही करिए। दीपक जी। यस स्वाति जी, कुछ और भी सवाल है? नहीं, बस यही था एक मेन सवाल कि स्विच करें, कैपिटल गेन ज्यादा जा रहा है और एक्सपेंस रेशियो से उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो स्विच करना ठीक है या नहीं, बस यही पूछना था। चलिए, बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं हम। केवल चंद जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। केवल चंद जी। हाँ जी। जी, सवाल पूछिए सर। गुड इवनिंग स्वाति जी एंड मोहित जी। गुड इवनिंग सर। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा, उसमें 2 पार्ट में है। तो टॉप में है वो मेरा प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लानिंग है, और लास्ट में है वो ओल्ड मेरा है। उसमें से मैं रिडेम्पशन या स्विच करना चाहता हूँ। ओके। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेरा प्रेजेंट पोर्टफोलियो है उसमें कोई चेंज की जरूरत है? सर, आपका जो हमें सवाल मिला है वो एक ही पोर्टफोलियो दिख रहा है जिसमें 2 HDFC, एक एक्सिस, एक निपॉन, इनफैक्ट 2 एक्सिस और एक निपॉन के फंड में है। ये प्रेजेंट है या पहले वाला है? इसमें जो नीचे के पार्ट में जो HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ये मेरा, इसको मैं रिडेम्पशन या स्विच करना चाहता हूँ। क्यों सर? क्योंकि मेरे फंड्स बहुत हो गए हैं, 12 फंड्स है, उसमें से ये 6 फंड्स मैं प्रपोज करता हूँ इसमें से निकल जाने का। और जो ऊपर में ना मेरा जिसमें प्रेजेंटली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो HDFC इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी, मिराई इमर्जिंग, एक्सिस मिड, कोटक स्मॉल एंड SBI बैंकिंग, ये 6 फंड में प्रेजेंटली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वो लिस्ट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, बताएं। एनीवे, अभी जो आपके यहाँ लिस्ट देखी, इनमें से मैं इन्वेस्ट करूँ तो इसमें से किस सीक्वेंस में मैं उसमें से निकलूँ, तो दो करके ऐसा बता पाएंगे? मोहित जरूर बता पाएंगे, बताएं। जी केवल चंद जी, मैंने देखिए आपका पहला पार्ट शायद हम तक नहीं पहुंचा, तो आपने जो स्कीम्स के नाम लिए जो कि आप अभी होल्ड करते हैं वो मुझे ठीक लगा, मैंने एक ही बार में सुना, पर आई थिंक स्कीम्स आपकी ठीक थी। सिर्फ एक सेक्टोरल फंड था आपके पास में
पर हम एक मत ले सकते हैं कि क्या उसकी आवश्यकता है किसी पोर्टफोलियो में, नहीं है, या फिर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में दूसरे स्कीम्स रख रहे हैं तो फंड मैनेजर वैसे भी सेक्टोरल फंड लेते हैं, तो आपके पास जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है उसको आप एक बार फिर से कंसिडर कर सकते हैं कि वो रखना जरूरी है पोर्टफोलियो में या नहीं, बिकॉज वो बहुत एग्रेसिव कॉल हो जाता है किसी भी पोर्टफोलियो के लिहाज से। दूसरा, जो आपने रिडेम्पशन की बात करी है, देखिए अगर आप अपने स्कीम्स को कम करने के हिसाब से, पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करने के हिसाब से अगर रिडेम्पशन करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, उसके लिहाज से आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ टैक्स हार्वेस्टिंग के हिसाब से 1 लाख रुपए के गेन को निकालने के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से सोच रहे हैं तो वो शायद गलत होगा, पर अगर एसेट एलोकेशन को ठीक कर रहे हैं तो वो सही बात है। वहां पर मेरे लिहाज से जो आपने स्कीम्स बताई हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपने स्मॉल कैप एलोकेशन कम करने चाहिए। मार्केट काफी हाई पर है और स्मॉल कैप्स अमूमन रिस्की होते हैं, और उसके अंदर में भी निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, आप इन 2 स्कीम्स को सबसे पहले कंसिडर कर सकते हैं, और उसके बाद में आप मिड कैप स्कीम्स को कंसिडर कर सकते हैं, और लास्ट में अगर आपको जरूरत ही लगती है तो आप अपने लार्ज कैप स्कीम को भी टच कर सकते हैं। हालांकि देखिए, इस रिडेम्पशन की प्रणाली को समझने के लिए और क्या सही है क्या गलत है ये पूरी तरह से बताने के लिए आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ रखकर आपके पूरे एसेट एलोकेशन को साथ में देखना होगा। हमने अभी काफी ऊपरी तरह से जो आपका क्वेश्चन है उसे देखकर आंसर किया है। केवल चंद जी, एक काम करें, आपका जो फर्स्ट पार्ट है इन्वेस्टमेंट का ना, वो हम तक नहीं पहुंचा, एक बार दोबारा भेज दीजिए तो हम फिर कभी कोशिश करेंगे दोनों को सामने रखकर फिर से आपके सवाल के जवाब देने की, ठीक है? ऑलराइट। अगला सवाल सनज रंजन जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सनज जी, हाय, थैंक यू टीम। आप थोड़ा सा आवाज ऊंची करेंगे, आप कम आ रही है आज। हाँ, अभी सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? बेहतर है। पहली बात तो आपके नाम का मायना क्या है? सनज नाम का मतलब क्या होता है? सनज एक्चुअली मुझे आई कैन से, बट ये है कि मेरा मम्मी ने भाई के नाम रखे हैं, मेरा नाम सनज रखे थे। अच्छा, कोई नहीं, चलिए बताएं आपका सवाल क्या है। मेरा सवाल ये था कि जस्ट हाउ द करंट मार्केट सिचुएशन फॉर द इक्विटी एंड द म्यूचुअल फंड, हाउ which is the best one actually, because a lot of people are insisting to these, that, so a lot of ABC wise, so I don't know much of a finance expert, but sure, I want to understand from you guys, like kind of help, what is the best mutual fund or the equity for a long run perspective? Let's say we are doing an SIP, so what is the best one we can invest in the current market situation, so that will give a good return, maybe within a 5-10 years, which we can be utilized for my children, and that's the thing what I'm looking for. और साथ में इनके मेल पे ये भी सवाल आई थी मोहित की, सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि 4 से 5 ही रखो अपनी पोर्टफोलियो में फंड, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्यों 10 से 15 फंड अगर कोई रखेगा तो उसको क्या दिक्कत होगी, क्यों मना किया जाता है? तो इसलिए दोनों सवाल के जवाब लेते हैं। एक तो ये 10 साल में कौन सा फंड अच्छा करेगा, ये आज क्या हम बता सकते हैं? जी, ये कहना बहुत मुश्किल है, और आप ये पूछ रहे हैं कि सबसे बेस्ट फंड कौन सा है। ये वैसा ही है कि जिसकी पिक्चर सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट अभी हिट हुई है वही सबसे अच्छा एक्टर है। तो उस तरह से मत आकलन कीजिएगा कभी भी म्यूचुअल फंड्स में। आपको ये देखना होगा कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, कंसिस्टेंटली किसने अच्छा किया और किसने ज्यादा हिट्स डिलीवर किए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो उसके लिहाज से अगर आप देखें तो आप एस्टैब्लिश्ड फंड्स के साथ कभी जाएंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। मेरी राय हमेशा ये रहती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो सबसे सही उपाय रहता है कि आप एक इंडेक्स फंड को जरूर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में और उसका चुनाव कीजिए। उसके बाद में कोई एक अच्छा लार्ज कैप फंड चुनाव कीजिए। अभी के लिहाज से अगर मैं देखूं और पिछले कुछ सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं तो वहां पर आप मिराई लार्ज कैप का इंक्लूजन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर मैं फ्लेक्सी कैप स्पेस को देखूं तो वहां पर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसे पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड कहा जाता था कुछ समय पहले, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में चॉइसेस थोड़ी ज्यादा होती है, वहां पर एक्टिव फंड अच्छा करते हैं। यहां पर आप डीएसपी मिड कैप, एलएनटी का जो मिड कैप है उसका चुनाव कर सकते हैं। स्मॉल कैप में आप एसबीआई स्मॉल कैप या फिर कोटक स्मॉल कैप का चुनाव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्कीम्स का चुनाव करिए जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस पे कभी मत जाइएगा। तो आई थिंक सबसे पहली बात वो। और दूसरी बात जो आपने कही कि कितनी स्कीम पोर्टफोलियो में सही होती है, देखिए इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बट मुझे लगता है कि उतना रखिए
जितना आप अच्छे से संभाल सकते हैं। और मेरे लिहाज से 5 से 10 स्कीम वो बहुत हो जाती है। मेरा एक फॉर्मूला है जो मैंने शायद इसी मुझे वही याद आ रहा था, आपने कहा था पहले कि जितने नंबर्स आपकी मोबाइल में और उसमें से कितने आप याद रख सकते हैं, उतने ही नंबर ऑफ फंड्स होने चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी सोच की जो क्षमता होती है वो लिमिटेड होती है और आपके जो एनालिसिस की क्षमता होती है वो भी लिमिटेड होती है। तो मेरा ये मानना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने मोबाइल नंबर है और जो आपको याद है, बिना देखे जिन्हें आप याद रख सकते हैं, उतनी ही आप स्कीम लेंगे तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। तो मेरे को हमेशा 6 से 7 नंबर याद रहते हैं कुछ खास लोगों के, और उतने ही स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। बट ये कोई फॉर्मूला नहीं है। 10 स्कीम बहुत हो जाते हैं, उसके ऊपर लेना शायद ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज आप उसको रेगुलरली मॉनिटर नहीं कर सकते। इन्वेस्ट करना आसान होता है, मॉनिटर करना टफ होता है। तो वहां पर कम स्कीम रखिए, और ज्यादा स्कीम लेने से आप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएंगे नहीं। पोर्टफोलियो में सिमिलर स्टॉक्स रिपीट होते हैं तो उसको लेने का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो लिमिट रखिए, 5 से 10 बहुत हो गया। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। Dollar Big Boss, Pitta Boss. एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित कांग। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ संदीप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। संदीप सिंह जी नमस्कार। स्वाति जी नमस्ते, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्यों डरे हुए हैं आप? 34 साल की उम्र है, 22 साल निवेश करना है, तो इस पर डरने वाली कौन सी बात है? नहीं, डरने वाली बात मतलब मुझे
ऐसा लगता है कि आई हैव लॉस्ट सम टाइम। मैंने अपने, जैसे मुझे जॉब करते 10-11 साल हो चुके हैं, तो कम जानकारी को लेते हुए या फिर डर को लेते हुए आई डिड नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट। तो यही मेरा एक सवाल है कि मैं अब कैसे शुरू करूं। अच्छा, ये बताएं कि आप अभी हर महीने कितना निवेश कर सकते हैं? मैं 20 से 25 हजार रुपए। 20 से 25 हजार कर सकते हैं, और हर साल बढ़ा सकते हैं इसको? हाँ जी। कितना %? क्लोज टू 20%। 20%, नॉट बैड। बताइए मोहित, जी, बड़ी रकम चाहिए होगी अगर अभी से, मतलब पूरे 8 करोड़ के लिए इकट्ठे अगर करना पड़े SIP तो, लेकिन 20-25 हजार शुरुआत खराब नहीं है और वक्त काफी है इनके पास। जी, 22 साल का वक्त आपने लिखा है कि आपके पास है, आपको वो जो रकम इकट्ठी करनी है 8 करोड़ की, तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए स्वाति। हालांकि आप थोड़े से लेट हैं संदीप जी, पर फिर भी ये जो रकम आपको इकट्ठी करनी है आप उसे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिहाज से आपको कुछ 62 से 63 हजार रुपए का SIP करना होगा अगर आपको 8 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है 22 साल में। तो मुझे ये लगता है कि आप 2 चीजें करिए। एक तो आपके लक्ष्य को थोड़ा सा और आगे ले जाइए। आप अभी 34 साल के हैं, 22 साल आपने लिखा है, मतलब आप 56 की एज को कंसिडर कर रहे हैं। आई थिंक आप उसे 60 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 4 साल वहां बढ़ाइए। जो टाइम का इंपैक्ट आता है कंपाउंडिंग में वो सबसे ज्यादा आता है। दूसरा, आप अगर 62-63 हजार रुपए नहीं रख सकते हैं साइड में अभी, तो आप कम रखिए, 25 हजार को थोड़ा सा और स्ट्रेच करिए, 27-30 तक ले जाइए, और हर साल, जैसा कि स्वाति ने बोला, हर साल उसे बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आप उसे 10 से 20% हर साल बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग के लिहाज से ये रकम भी काफी अच्छी है और आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। मुझे लगता है हमेशा करियर में ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जब आप एक बल्क इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हैं, लमसम भी कर पाते हैं और अमाउंट को बहुत बढ़ा पाते हैं। तो वैसे जब पॉइंट्स आए आपके जीवन में तो एकदम से थोड़ा सा लमसम भी डालिए, तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से हासिल हो जाएगा। बट उसे ट्रैक करते रहिए हर साल, बहुत जरूरी है, बिकॉज 8 करोड़ का लक्ष्य आसान नहीं है, आप हासिल कर सकते हैं, पर आपको इसको रेगुलर मॉनिटर करना होगा और इससे कल ही शुरू कर देना चाहिए था, नहीं किया तो आज कर दीजिए। आपने फंड्स के नाम बता दिए इन्हें? जी, फंड्स के नाम हमने बताए थे। आप जो पिछले कॉलर को भी हमने बोला था, आप इंडेक्स फंड, प्रू ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड, मिराय लार्ज कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, DSP मिड कैप और कोटक स्मॉल कैप से शुरुआत कर सकते हैं। तो संदीप जी, लिस्ट हमने सर एक क्वेरी है मेरी क्वेरी है क्विकली सर। हाँ, तो मैं मीडियम रिस्क के लिए 10 to 12,000 और 10 to 15,000 मैं उसके लिए मैं कर सकता हूँ इन्वेस्ट, और बाकी मैं थोड़ा लो रिस्क में रखना चाहता हूँ। मतलब कुछ 5,000 मैं थोड़ा हाई रिस्क के लिए भी रख सकता हूँ, लेकिन मेजोरिटी मैं थोड़ा मीडियम रिस्क में रखना चाहता हूँ अपना पोर्शन जो भी इन्वेस्टमेंट। जी, तो आप इसमें 2 हाइब्रिड फंड का चुनाव करिए जो मीडियम रिस्क के हिसाब से ठीक रहेंगे। आप मिड और स्मॉल कैप को पूरी तरह से हटा दीजिए, और जो आप लो रिस्क में रखना चाहते हैं वहां पर आप बैंकिंग एंड PSU डेट फंड का चुनाव करके आप उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए, यहां पर अब क्विकली रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। लंबे वक्त में लार्ज कैप फंड लिया जाए या फिर मिड कैप, इसके बारे में हमने पूरे हफ्ते बात की। आज मोहित की राय ले लेते हैं। मोहित, बताइए कि रिटर्न मिड कैप का शानदार रहता है लंबे वक्त में, तो क्यों नहीं? जी, रिटर्न तो अच्छा रहता है बट वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है और रिटर्न की कंसिस्टेंसी भी काफी कम रहती है। तो अगर आप डेटा को देखें, अगर आपने 2016 से कैलेंडर ईयर रिटर्न्स देखेंगे तो मिड कैप का वोलेटिलिटी बहुत हाई है और लार्ज कैप्स का काफी कम है। ऐसे भी साल आए हैं जहां पर मिड कैप ऑलमोस्ट डबल गिरा है लार्ज कैप से, राइट। तो अगर आप 2018 में देखें तो लार्ज कैप कुछ 2% नीचे थे और मिड कैप कुछ 11-12% नीचे थे, राइट। तो जब गिरते हैं तो मिड कैप ज्यादा गिरते हैं और जब भागता है मार्केट तो मिड कैप अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो दोनों का एक अच्छा सम्मिलन होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, अच्छा कंपोजिशन रखिए, दोनों को शामिल करिए, थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप कम मिड कैप, आपका पोर्टफोलियो हमेशा सही काम करेगा। तो मिड कैप में जो उठापटक होती है वो किसी भी निवेशक को डरा सकती है और शायद उनके निवेश का जो पूरा पैटर्न है या फिर रास्ता है, सफर है, वही ऊपर नीचे हो जाए। इसलिए ढंग से लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।